हेलो छात्र एवं छात्राओं, यूथ इंजीनियर एकेडमी में आप सभी लोग का स्वागत है। मैं प्रदीप पांडे। स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है इफेक्ट ऑफ सप्लाई वोल्टेज एंड सप्लाई फ्रीक्वेंसी ऑन द लॉसेज ऑफ ट्रांसफार्मर। ठीक है ना। यहां देखिए हम बात क्या करेंगे कि जो वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि सप्लाई जो वोल्टेज दे रहे हैं और जो फ्रीक्वेंसी दे रहे हैं ट्रांसफार्मर को, अगर उसको हम वेरी करें तो हमारे जो लॉसेज है, मेनली कौन से लॉस, ध्यान रखिएगा हम आयरन लॉस की बात कर रहे हैं। आयरन लॉस में भी दो लॉस आएंगे, एडी करंट लॉस और हिस्टैरिसीस लॉस। ठीक है ना। तो उन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी का। तो देखिए आज का हमारा टॉपिक है इफेक्ट ऑफ सप्लाई वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी ऑन द लॉसेज ऑफ ट्रांसफार्मर। जैसे बेटा देखो, ट्रांसफार्मर आप सभी देखते हैं, ब्लॉक डायग्राम हम कुछ ऐसा बनाते हैं। ठीक है ना। यहां पर जो सप्लाई वोल्टेज दे रहे हैं वो क्या है, V1, और इस वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी क्या है, F1, F मान लीजिए। तो ये सप्लाई की फ्रीक्वेंसी होगा, ये सप्लाई वोल्टेज होगा, सिंपल सी चीज है। अब बात करते हैं कि इसके जो कोर में बेटा, ये जो कोर है, कोर में आप सभी को पता है कोर लॉस क्या बोलते हैं, आयरन लॉस भी बोलते हैं। इसमें दो प्रकार के लॉस होते हैं, हिस्टैरिसीस लॉस प्लस एडी करंट लॉस। क्लियर है सभी को, दो प्रकार के लॉस होते हैं, हिस्टैरिसीस एंड एडी करंट लॉस। तो हमें बस यही देखना है कि सप्लाई वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी पे हिस्टैरिसीस लॉस और एडी करंट लॉस ये कैसे चेंज होते हैं, कैसे वेरी करते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप कोई प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हैं। याद रखिएगा, आप किसी भी जेई एग्जाम की बात करें, चाहे स्टेट जेई, चाहे रेलवे जेई, चाहे सेंट्रल जेई, चाहे अदर स्टेट जेई, या अगर आप ए या गेट की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, फिर भी ये वीडियो आप लिए इंपॉर्टेंट है। और जो छात्र बीटेक या डिप्लोमा कर रहे हैं उनके भी इन फ्यूचर के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है। तो अब देखो बच्चा लोग, हम सभी को पता है, जरा याद करिए, ट्रांसफार्मर की जो ईएमएफ इक्वेशन होती है, ईएमएफ इक्वेशन याद आ रहा क्या होती है, E इक्वल टू 4.44 एफ फाइम एन। हेयर यहां पर अगर ध्यान दीजिए तो फाइम क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्लक्स इन द कोर। अच्छा, फाइम को हम क्या ये भी लिख सकते हैं, बी एम इंटू ए, एरिया ऑफ कोर लिखा जा सकता है। या हम बी एम को क्या लिख सकते हैं, फाई एम बाई ए। कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। बी एम क्या है, सभी को पता है, बी एम क्या है भैया, फ्लक्स डेंसिटी। क्या बोलते हैं आप इसको, फ्लक्स डेंसिटी। और ए क्या है, एरिया ऑफ कोर। ठीक है ना। तो जरा इसी ईएमएफ के फॉर्मूले में जरा पुट करिए आप क्या चीज, फाइम की जगह क्या लिखिए, एक मिनट, हाँ ठीक है, और बी एम यहां तक ठीक है, ये ठीक है, कोई बात नहीं। चलो कोई नहीं, आप फाइम की जगह ये चीज पुट करिए, बी एम ए। तो जरा देखो ई इक्वल टू क्या आ जाएगा, मैं यहां लिख दे रहा हूं, थोड़ा सा यहां लिख दे रहा हूं। चलो देखिए, ई एम एफ इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4.44 एफ, फाइव की जगह लिखिए बी एम ए इंटू एन। यहां तो बात समझ में आई। अच्छा, अगर हम E1 करेंगे तो यहां क्या हो जाता है बेटा, N1। और E1 हम सभी को पता है मैग्नीट्यूड में किसके बराबर होता है, V1 के। तो हम V1 भी कह सकते हैं। यानी कि ओवरऑल अगर हम बात करें तो इस फॉर्मूले को ये भी लिखा जा सकता है, V1 इक्वल टू 4.44 एफ बी एम ए, और क्या था, N1। अब देखो बच्चा लोग, अगर हम किसी ट्रांसफार्मर को मैन्युफैक्चरिंग कर दिए, यानी ट्रांसफार्मर बना दिया गया है, बना दिए के बाद जरा सोचिए इनमें से कौन सा ऐसा टर्म्स है जो कि कांस्टेंट हो गया, अब उसमें छेड़खानी नहीं कर सकते हैं। तो क्या हम कह सकते हैं, देखिए 4.44 कांस्टेंट ही है। नंबर ऑफ टर्न्स बेटा, एक बार ट्रांसफार्मर को मैन्युफैक्चरिंग कर दिए तो क्या बार बार उसमें फेरों की संख्या बढ़ाएं घटाएंगे, नहीं ना, ये भी कांस्टेंट हो गया। तो जरा यहां देखिए एक और, अच्छा कोर का एरिया, एरिया भी बेटा क्या हो गया, कांस्टेंट। एक बार ट्रांसफार्मर की मैन्युफैक्चरिंग हो गई तो ये सारे टर्म्स, मतलब 4.44 तो कांस्टेंट है ही, एरिया भी कांस्टेंट, N1 भी कांस्टेंट। तो यहां से क्या कह सकते हैं कि जो सप्लाई वोल्टेज यानी कि V होगा वो प्रोपोर्शनल होगा BM इंटू एफ के, या कह सकते हैं जो BM होगा वो प्रोपोर्शनल होगा V अपॉन एफ के। ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये रिलेशन यहां से आया कि जो फ्लक्स डेंसिटी, मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी होगी वो प्रोपोर्शनल होती है एक रेशियो के, उस रेशियो को बोलते हैं V अपॉन एफ रेशियो। तो याद रखिएगा V अपॉन एफ रेशियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो यहीं से अब हम आगे बढ़ते हैं लॉसेस पे। ठीक है। तो देखिए, सप्लाई वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी की हम बात कर रहे हैं, इनका इफेक्ट किस लॉस पे ज्यादा पड़ता है, वो है आपका हिस्टैरिसीस और एडी करंट लॉस। ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं बेटा पहले बात करते हैं हिस्टैरिसीस लॉस की। कलर चेंज करें, शायद दिख नहीं रहा ये।
हाँ शायद मेरे ख्याल से वाइट सबसे बढ़िया है। चलिए, हिस्टैरिसीस लॉस। चलो बच्चा लोग, हिस्टैरिसीस लॉस का फॉर्मूला जरा बताओ क्या होता है। हिस्टैरिसीस लॉस बेटा पीएच लिखते हैं, क्या होता है के एच एफ बी एम, और क्या होता है यहाँ बेटा वी लिखा होता है, वी यहाँ वी क्या होता है वॉल्यूम, इसलिए मैं पूरा लिख देता हूँ, कंफ्यूजन बच्चे रहते हैं। अगर सिर्फ वी लेके छोड़ दिया जाता है तो उसको लगता है ये वोल्टेज है, बट यहाँ क्या होता है वॉल्यूम ऑफ कोर। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में देखिए जरा, हम कह सकते हैं जो हिस्टैरिसीस लॉस है वो प्रोपोर्शनल है किसके, अगर ट्रांसफार्मर की मैन्युफैक्चरिंग हो चुकी है तो वो प्रोपोर्शनल है एफ और बीएम के, क्योंकि वॉल्यूम और ये तो बेटा कांस्टेंट है ही, इसको हटाइए। अब यहां से हिस्टैरिसीस लॉस क्या लिखा जा सकता है, जरा देखिए बी बी एम को अभी थोड़ी देर पहले बताया, पहले देखिए थोड़ी देर पहले क्या लिखा था, बी एम को बी अपॉन एफ लिख सकते हैं ना, तो बी एम को लिखिए बी अपॉन एफ। ठीक, और इसके साथ एक यहां पास एक और टर्म है, अच्छा एक और यहां पर बेटा बीएम का 1.6 होता है ना, सभी लोग को पता है कि जो हमारे हिस्टैरिसीस लॉस का फार्मूला होता है वो क्या होता है के एच एफ बी एम 1.6 इसकी पावर होती है इनटू वॉल्यूम, तो यहां पास भी ये 1.6, अब यही चीज यहां पास भी आ जाएगी 1.6। इतनी बातों को बस आपको ध्यान देना है, यहीं से चीजें स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना, एक एक करके 3 केसेस होंगे है ना, उन तीनों केस का अध्ययन करते हैं, लेकिन इसको ध्यान रखिएगा इस फॉर्मूले को। ठीक है ना, क्या है पी एच प्रोपोर्शनल टू वी अपॉन एफ की पावर 1.6 इंटू एफ। ठीक, यहां से स्टार्ट करते हैं, तो पहला देखते हैं बेटा फर्स्ट, थोड़ा सा देखो केस फर्स्ट, देखिए क्या कह रहा, ये कह रहा है कि आप वो वोल्टेज और करंट को इस प्रकार से वेरी कर रहे हो, घटा बढ़ा रहे हो कि V अपॉन एफ का जो रेशियो है ये हमेशा क्या है कांस्टेंट है। आप फ्लक्स या वोल्टेज को ऐसे घटा बढ़ा रहे हो कि इनका रेशियो क्या है कांस्टेंट है, कहने का मतलब आप जितना वोल्टेज बढ़ाएंगे उतना ही फ्रीक्वेंसी बढ़ा दे रहे हो, या जितना वोल्टेज कम कर रहे हो उतनी फ्रीक्वेंसी भी कम कर दे रहे हो, घुमा फिरा के V अपॉन एफ आप क्या कर दे रहे हो कांस्टेंट कर दे रहे हो। अगर V अपॉन एफ कांस्टेंट कर दे रहे हैं तो फ्लक्स डेंसिटी भी हम कह सकते हैं हमारी क्या हो जा रही है कांस्टेंट। ठीक है, आइए उसी फॉर्मूले पे, क्या था हिस्टैरिसीस लॉस का, अभी थोड़ी देर पहले बताया, हिस्टैरिसीस लॉस प्रोपोर्शनल है V अपॉन एफ के 1.6 इंटू एफ। अब जरा देखिए बेटा V अपॉन एफ क्या है कांस्टेंट, V अपॉन एफ ये क्या है V अपॉन एफ, फिर से देखिएगा कांस्टेंट की पावर भी क्या होती है, जैसे कोई कांस्टेंट है उसकी पावर कितनी भी हो वो भी तो क्या होगी कांस्टेंट ही होगी ना, तो यानी कि कांस्टेंट को तो प्रोपोर्शनल से बाहर कर दिया जाता है, तो V अपॉन एफ ये जो टर्म्स आपको नजर आ रहा है इसको बाहर करिए तो क्या आया F। ठीक है, गलती कहां होती है, बच्चे पहले ही इसको कैलकुलेट करने लगते हैं, इसको कैलकुलेट ना करिए, इसको ऐसे ही एज इट इज, जैसे देखिए बेटा यहां पर देखिए मैं चाहता तो इसको यहां से f को 1.6 लिखता, यहां f है इसको नीचे लाता, f नीचे 0.6 हो जाता है f टू पावर, लेकिन मैंने सॉल्व नहीं किया, सॉल्व नहीं करना है। अब देखो यहां, अब देखिए बेटा मैं थोड़ा सा मार्क भी कर दे रहा हूं आपको, ये चीज पे नजर रखिए, ये इतनी चीज देखिए, अगर आपका v अपॉन एफ का रेशियो कांस्टेंट है तो ये जो पीले रंग का मैंने घेरा बनाया है इसके अंदर जो टर्म्स आ रहा v अपॉन एफ की पावर 1.6 कांस्टेंट होगी ना, कांस्टेंट होगी तो प्रोपोर्शनल से बाहर कर दीजिए, तो क्या आया बेटा हिस्टैरिसीस लॉस किसके प्रोपोर्शनल आया फ्रीक्वेंसी के। तो क्या ये बात याद रखेंगे, अगर फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहे हैं और v अपॉन एफ का रेशियो कांस्टेंट है, ध्यान रखिएगा v अपॉन एफ का रेशियो कांस्टेंट हो, और अगर आप फ्रीक्वेंसी को इस केस में बढ़ाएंगे तो आपका हिस्टैरिसीस लॉस बढ़ेगा, अगर आप फ्रीक्वेंसी को घटाएंगे तो आपका हिस्टैरिसीस लॉस घटेगा। बात समझ में आई, ध्यान रखना है कि दिए गए परीक्षा में दिए गए प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा कि फ्रीक्वेंसी बढ़ने और घटने से क्या होगा, तो इस पे जरूर नजर डालिएगा कि क्या v अपॉन एफ का रेशियो क्या है, तो v अपॉन एफ का रेशियो अगर कांस्टेंट है उस दशा में अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो हिस्टैरिसीस लॉस बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी घट रही है तो हिस्टैरिसीस लॉस घटेगा। अगले केस पे आइए, सफेद ले लिया जाए, केस सेकेंड। देखो अब ये केस सेकेंड कुछ और कह रहा है, ये कह रहा है कि जो v अपॉन एफ का रेशियो है ना ये अब कांस्टेंट नहीं है बेटा, ये कांस्टेंट नहीं है, लेकिन कह रहा है कि इसमें फ्रीक्वेंसी जो है वो कांस्टेंट है, बट जब फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है बेटा तो जाहिर सी बात है वोल्टेज क्या कर रहा होगा वेरिएबल होगा, वोल्टेज क्या कर रहा होगा वेरी कर रहा होगा, यानी कि वोल्टेज
वेरिएबल है, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, इसलिए ये जो रेशियो है वो कांस्टेंट अब नहीं रहा। तो चलो आ जाओ फिर से, हिस्टेरेसिस लॉस का क्या हमने देखा था, V अपॉन एफ की पावर क्या थी भैया 1.6 इंटू एफ। ठीक है, अब कह रहा है फ्रीक्वेंसी एफ कांस्टेंट है, वोल्टेज वेरिएबल है। ठीक है, एफ कांस्टेंट, जरा अब इसको थोड़ा सा खोलिए, आप ओपन करिए तो देखिए v की पावर 1.6 लिख सकते हैं, नीचे आ जाओ, यहाँ f की पावर भी 1.6 लिख सकते हैं, और यहाँ f है, ये f नीचे आएगा, जाहिर सी बात सभी को पता है बेटा पावर माइनस हो जाता है, तो नीचे क्या बचेगा, ये बचेगा v 1.6 और यहाँ नीचे आ जाएगा बेटा f की पावर 0.6, f की पावर क्या आ गई 0.6। अच्छा अब क्या कह रहा है कि फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी अच्छा प्रोपोर्शनल है ना, थोड़ा सा एक मिनट बेटा यहाँ प्रोपोर्शनल का साइन बना दूं, हाँ अब देखिए क्या कह रहा है, यहां फिर से मैं लिख देता हूं, यहां लिख सकता हूं है ना, इसी बात को यहां देखिएगा ध्यान से, हिस्टेरेसिस लॉस जो हुआ वो प्रोपोर्शनल है v 1.6 और f 0.6 के, बट हमारा फ्रीक्वेंसी क्या है, कांस्टेंट है ना, तो प्रोपोर्शनल से कांस्टेंट चीज को बाहर निकालिए तो हिस्टेरेसिस लॉस किसके प्रोपोर्शनल हो गया 1.6 के। ठीक है, यानी कि वह दशा जिसमें v अपॉन एफ कॉन्स्टेंट ना हो, फ्रीक्वेंसी आपका कांस्टेंट हो, वोल्टेज वेरिएबल हो, तब अगर आप वोल्टेज की वैल्यू बढ़ाओगे, वोल्टेज अगर हम बढ़ाएंगे तो आपका हिस्टेरेसिस लॉस बढ़ेगा, अगर वोल्टेज घटाएंगे तो हिस्टेरेसिस लॉस घटेगा। बात समझ में आई? चलिए केस थर्ड के बारे में जानते हैं। केस थर्ड बेटा बस इसका उल्टा है, केस थर्ड इसी का जस्ट अपोजिट है। देखिए क्या अपोजिट है, v अपॉन एफ जो है वो कांस्टेंट नहीं है, चलो इतनी बात समझ में आएगी, लेकिन अब फ्रीक्वेंसी वेरिएबल है, फ्रीक्वेंसी वेरिएबल है, बट हम क्या कह रहे हैं, वोल्टेज क्या हो गया कांस्टेंट, वोल्टेज को कांस्टेंट कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए। अब फिर से आ जाइए फॉर्मूले पे, 1.6 इंटू एफ, इसको लिखा जा सकता है, फिर से मैं वैसे लिख दूं v 1.6 अपॉन f 0.6, समझ में आ रही बात, f 0.6। अच्छा अब देखिए क्या कह रहा है, वोल्टेज कांस्टेंट है ना और फ्रीक्वेंसी वेरिएबल है, तो कांस्टेंट चीज को हटा दीजिए, तो ph प्रोपोर्शनल क्या आ गया बेटा 1 अपॉन f की पावर 0.6। समझ में आ रही बात, समझ में आ रही, तो वोल्टेज को तो कांस्टेंट कर ही दिया। अब ध्यान रखिएगा, अगर v अपॉन एफ का रेशियो कांस्टेंट नहीं है और वोल्टेज कांस्टेंट है, फ्रीक्वेंसी वेरिएबल है, तब बेटा जरा इस फॉर्मूले से देखिए, तब क्या पाओगे, तब आप पाएंगे अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो बेटा हिस्टेरेसिस लॉस अब आपका घटेगा, और फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो हिस्टेरेसिस लॉस आपका बढ़ाया तो घट रहा, और फ्रीक्वेंसी अगर घटाओगे तो हिस्टेरेसिस लॉस क्या होगा, बढ़ेगा। फ्रीक्वेंसी घटाओगे हिस्टेरेसिस लॉस बढ़ेगा। बात समझ में आई? तीनों केस समझ, देखिए थोड़ा कंफ्यूजन रहता है बच्चों को, आप तीनों केस को ध्यान दीजिए, कहीं तो मैं रिवीजन करा दूं। आ जाइए पहले केस पे, इस पे आ जाइए बेटा, कहाँ गया, हाँ ये चीज तो आपको याद ही रखना है। अब यहीं से कहानी स्टार्ट होती है, कहानी क्या स्टार्ट होती है, जब v अपॉन एफ कांस्टेंट है, ठीक है, यानी कि आप ऐसे वेरी करा रहे हो कि कांस्टेंट, ध्यान रखिएगा जो हिस्टेरेसिस लॉस होगा वो फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होगा, कहने फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे हिस्टेरेसिस लॉस बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी घटाओगे हिस्टेरेसिस लॉस घटेगा। नेक्स्ट पॉइंट आ जाइए, v अपॉन एफ का रेशियो, v अपॉन एफ का रेशियो अगर आपका कांस्टेंट नहीं है लेकिन फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, तब क्या होगा, वोल्टेज बढ़ाएंगे हिस्टेरेसिस लॉस बढ़ेगा, वोल्टेज घटाओगे हिस्टेरेसिस लॉस घटेगा। नेक्स्ट, v अपॉन एफ का रेशियो अगर कांस्टेंट नहीं है, वोल्टेज कांस्टेंट है, फ्रीक्वेंसी वेरिएबल है, इस केस में बेटा देखो फ्रीक्वेंसी बढ़ने पे हिस्टेरेसिस लॉस घट रहा, फ्रीक्वेंसी घटने से हिस्टेरेसिस लॉस बढ़ रहा। तो आपने केस फर्स्ट और केस थर्ड पे नजर देखिए, केस फर्स्ट और केस थर्ड क्या कह रहा, केस फर्स्ट कह रहा फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो हिस्टेरेसिस लॉस बढ़ेगा, और केस थर्ड क्या कह रहा, फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो हिस्टेरेसिस लॉस घटेगा। तो जरूर चेक करना बेटा कि ये जो 3-5 कर रहे हैं, 3-5 करने में v अपॉन एफ कॉन्स्टेंट है कि नहीं है, अगर है तो केस थर्ड, केस फर्स्ट, अगर नहीं है तो केस थर्ड। ठीक है, उम्मीद है ये बातें याद रहेंगी। इसी क्रम में ही बेटा आपका एडी करंट लॉ भी होगा, उसको भी जल्दी से देख लेते हैं। तो आइए बच्चों, एडी करेंट लॉस, भंवर धारा क्षति, एडी करेंट भंवर धारा लॉस मतलब क्षति, इसको पढ़ते हैं हम भंवर धारा। क्या होता है बच्चों, एडी करेंट बराबर एडी करेंट लॉस कांस्टेंट, फिर एफ की स्क्वायर पी एम की स्क्वायर, और यहाँ बेटा टी थिकनेस ऑफ द लेमिनेशन होता है। तो उससे कोई एक बार ट्रांसफॉर्मर की बेटा मैन्युफैक्चरिंग कर दी है, ये तो कांस्टेंट है, ये थिकनेस भी लेने से क्या होगी कांस्टेंट। तो एडी करेंट लॉस प्रोपोर्शनल होगा
एफ स्क्वायर और बी एम स्क्वायर के। अभी हमने देखा क्या कि बी एम जो है वो प्रोपोर्शनल है किसके, बी अपॉन एफ के। यही चीज यहाँ पुट कर दीजिए, तो एडी करेंट लॉस प्रोपोर्शनल क्या हो गया, बी अपॉन एफ का स्क्वायर इंटू एफ स्क्वायर। ये यहीं से बेटा स्टार्ट करते हैं चीज़ों को। अभी काट पीट मत दीजिएगा, अभी नहीं काटना पीटना है। नहीं बहुत अच्छा लग रहा है सर, नीचे भी एस स्क्वायर ऊपर भी एस स्क्वायर, काट दीजिए ना, है ना। चीज़ों को समझना है तो काटना नहीं है। अब आगे चलो चीज़ों को समझते हैं। अब 3 केस इसमें भी बनेंगे। केस फर्स्ट, पहला केस, प्रथम स्टेप। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि v अपॉन एफ आपका क्या हो, कांस्टेंट। ठीक, यानी कि अब आप वोल्टेज या फ्रीक्वेंसी दोनों को ऐसे वेरी करो कि v अपॉन एफ का रेशियो क्या है, कांस्टेंट रहे। हाँ एक चीज और, v अपॉन एफ का कांस्टेंट होने का मतलब ये नहीं बेटा कि v और f दोनों कांस्टेंट है। इसका ये मतलब है जितना वोल्टेज बढ़ाओगे उतनी फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हो, जितना वोल्टेज घटा रहे हो उतनी फ्रीक्वेंसी घटा दे रहे हो। यानी कि दोनों को ऐसे वेरी कर रहे हो कि v अपॉन एफ क्या हो जाए, कांस्टेंट। कहने मतलब कुछ भी 3-5 कर रहे हो लेकिन डेंसिटी क्या है, फ्लक्स डेंसिटी क्या है, कांस्टेंट है। तो आओ इसी 3-5 को समझते हैं, कांस्टेंट। तो आ जाओ बेटा फॉर्मूले पे, एडी करेंट v अपॉन एफ का स्क्वायर इंटू एफ स्क्वायर। अब v अपॉन एफ क्या है, v अपॉन एफ कांस्टेंट है। चलो सर्किल बना दिया जाए। लो लक्ष्मण रेखा यहाँ से यहाँ तक खींच दिया। इस रेखा के अंदर की जो चीजें हैं वो क्या है, कांस्टेंट है। जब कांस्टेंट है बेटा तो कांस्टेंट को इस चिन्ह से इसमें तो बाहर करते हैं ना, तो क्या आया, एफ स्क्वायर। मजा आया, आया मजा, क्या मजा आया कि अब इस केस में बेटा हम क्या देख रहे हैं, अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो एडी करेंट लॉस बढ़ेगा, और फ्रीक्वेंसी घटेगी तो एडी करेंट लॉस घटेगा। कब, जब फ्रीक्वेंसी को ऐसे वेरी किया जा रहा है कि v अपॉन एफ का रेशियो क्या है, कांस्टेंट है। समझ में आई बात। अगला आओ केस द्वितीय केस पे, केस द्वितीय, केस द्वितीय। देखो द्वितीय केस ये कह रहा है v अपॉन एफ जो है, अब बेटा ये कांस्टेंट नहीं है। कांस्टेंट नहीं है तो जाहिर सी बात है कुछ हो रहा होगा, देखते हैं क्या हो रहा है। हम मान लेते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी है वो कांस्टेंट है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है और जो वोल्टेज है, वोल्टेज वो वेरिएबल है, ये मान लेते हैं। कोई दिक्कत तो है नहीं, है ना। फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट, वोल्टेज वेरिएबल है। चलो अब आ जाओ, लौट आओ जहां तक पहुंचे थे, वापस आ जाओ सभी लोग, और दूर जाने की जरूरत नहीं है। देखो बेटा जब v अपॉन एफ कॉन्स्टेंट ना होना, अब इसको आप क्या कर दो, क्या करना है, अब इसको जरा ब्रैकेट खोलो, v स्क्वायर अपॉन नीचे क्या होगा, एफ स्क्वायर, यहां क्या होगा, एफ स्क्वायर, एफ से एफ कैंसिल। फ्रीक्वेंसी वैसे भी कांस्टेंट है, फ्रीक्वेंसी का टर्म्स भी नजर अब नहीं आ रहा। टर्म्स किसका नजर आ रहा, सिर्फ वोल्टेज का, और वो भी किसमें नजर आ रहा है, स्क्वायर में, और वोल्टेज ही वेरिएबल है। यानी कि v बढ़ाओगे क्या बढ़ेगा, एडी करेंट लॉस बढ़ेगा। v घटाओगे क्या घटेगा, एडी करेंट लॉस घटेगा। कब, जब फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट हो और v अपॉन एफ का रेशियो क्या हो, कांस्टेंट ना हो। समझ में आई बात। केस सेकेंड हो गया, तो अब तृतीय केस पे चले ना। तृतीय केस मतलब केस थर्ड। अब सभी बच्चों का दिमाग अच्छे से काम कर रहा। देखो v अपॉन एफ कांस्टेंट ना हो, बहुत अच्छा। फ्रीक्वेंसी क्या हो बेटा, वेरिएबल हो, उल्टा कर दो, और वोल्टेज क्या हो, कांस्टेंट। आ जाओ फॉर्मूले पे, कह सकते हैं इस तरह, ठीक है। जब फ्रीक्वेंसी कट ही जा रहा है बेटा, तो देखो पीई प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर, और वोल्टेज भी क्या है, कांस्टेंट है। वोल्टेज क्या है, कांस्टेंट, तो पी हम कह सकते हैं, पी ही क्या हो जाएगा बेटा, कांस्टेंट। यानी कि ध्यान रखना, इस केस में एडी करंट आपका फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर ही नहीं रहा है। फ्रीक्वेंसी कम करो चाहे ज्यादा करो, अगर V आपका कांस्टेंट है तो एडी करंट लॉस आपका कांस्टेंट हो जाएगा। इसका मतलब इन दिस केस क्या कह सकते हैं, इन दिस केस क्या लिखेंगे, एडी करंट लॉस डज नॉट डिपेंड्स अपॉन, क्या लिख सकते हैं, अपॉन फ्रीक्वेंसी, डज नॉट डिपेंड अपॉन फ्रीक्वेंसी,
ठीक है। तो देखो टोटल बेटा कितने केस हो गए, 6 केस हो गए। अब इन्हीं को एक बढ़िया से हम क्या कर सकते हैं, एक बढ़िया से एक टेबल बना सकते हैं। तो मैं सोच रहा हूं एक बार लास्ट में एक टेबल बना दूं, जिससे कि आप लोग को एक ही प्रथम दृष्टि से, मतलब प्रथम कहने का मतलब एक ही बार देख के कहानी का एहसास लग जाए कि हुआ क्या था। ठीक है, चलो टेबल बना लिया जाए। टेबल कैसे बनाया जाए, कुछ हिस्सा बनाते हैं। तीन हिस्से करने हैं बच्चों, एक हिस्सा ये हो गया, एक हिस्सा ये हो गया, और ये एक हिस्सा हो गया। समझ में आ रही बात, तीन हिस्से हो गए। यहां बेटा लिखते हैं हिस्टेरिसिस लॉस, यहां लिखते हैं एडी करंट लॉस। यहां केस, पहले केस की बात करते हैं। पहला केस क्या था, यहां केस फर्स्ट की बात करते हैं। फर्स्ट केस था V अपॉन एफ क्या हो, कांस्टेंट हो। V अपॉन एफ अगर कांस्टेंट है तो मुझे बताइए हिस्टेरिसिस लॉस क्या हो रहा था बेटा, प्रोपोर्शनल था किसके, फ्रीक्वेंसी के, था ना। अच्छा, एडी करेंट लॉस बेटा, जब आपका बी अपॉन एफ कांस्टेंट था तो जो एडी करेंट लॉस था वो प्रोपोर्शनल था किसके, एफ स्क्वायर के। याद आ रहा। फिर केस, केस बेटा आ जाओ सेकेंड। केस सेकेंड क्या कहता था कि v अपॉन एफ का रेशियो कांस्टेंट नहीं है। और कौन कांस्टेंट था इसमें बेटा, फ्रीक्वेंसी जो था वो वेरिएबल था, वेरिएबल। और जो वोल्टेज क्या था वह कांस्टेंट था। याद आ रहा, केस सेकेंड यही है ना। जरा देखो हम लोग देख लें, एक बार चेक कर लें, एक बार चेक कर लेते हैं बेटा कि केस सेकेंड था क्या। देखो एडी करेंट में, उसमें हिस्टेरिसिस में देखिए केस सेकेंड यही है ना, V अपॉन एफ कांस्टेंट नहीं है, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है और वोल्टेज वेरिएबल है। तो क्या पाया था, हिस्टेरिसिस लॉस प्रोपोर्शनल होता है V 1.6 के। अच्छा, फिर नजर रखिएगा केस सेकेंड इस पे, ये आया था बेटा PE प्रोपोर्शनल है V स्क्वायर के, ठीक है ना। तो आइए इसी चीज को देखते हैं। ये आया था बेटा हिस्टेरिसिस लॉस प्रोपोर्शनल है 1.6, और यहाँ पास बेटा एडी करंट लॉस प्रोपोर्शनल है V स्क्वायर के, है ना। फिर केस थर्ड देखिए, केस थर्ड केस टू का उल्टा है। V अपॉन एफ क्या है बच्चा लोग, कांस्टेंट नहीं है, लेकिन फ्रीक्वेंसी क्या है, कांस्टेंट, और वोल्टेज क्या है, वेरिएबल। वोल्टेज क्या है बेटा, वेरिएबल। नहीं नहीं एक मिनट, कुछ कहीं यहाँ केस ये बेटा, यहाँ फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है ना, केस सेकंड में फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है ना, और वोल्टेज वेरिएबल था। चेक करो चेक करो, हाँ यहाँ देखो फ्रीक्वेंसी क्या था, कांस्टेंट, और वोल्टेज क्या था, वेरिएबल। तभी तो देखो वोल्टेज के फॉर्म में आ रहा है ना। और केस थर्ड क्या था, केस थर्ड था V अपॉन एफ कांस्टेंट नहीं है और फ्रीक्वेंसी वेरिएबल हो, फ्रीक्वेंसी वेरिएबल हो, वेरिएबल। और बेटा वोल्टेज क्या था, कांस्टेंट है, वोल्टेज है कांस्टेंट। अगर ऐसा आया था, ठीक है, तो क्या आ रहा था, जरा फिर से मैं आप सभी लोग को देखो बेटा, केस थर्ड पे नजर रखना है, कब, हिस्टेरिसिस में और कब एडी करंट लॉस में। केस थर्ड में बैक जा रहा हूँ, घबराइए मत। देखिए केस थर्ड ये हिस्टेरिसिस लॉस का है। केस थर्ड में क्या देख रहे हैं, हिस्टेरिसिस लॉस क्या आया है, 1 अपॉन एफ 0.6। लिख लिया जाए इसी को, याद रखिएगा केस थर्ड फॉर हिस्टेरिसिस लॉस और केस थर्ड फॉर एडी करंट लॉस, ठीक है। तो आइए इसी चीज को लिख लिया जाए। हिस्टेरिसिस लॉस हमने देखा 1 अपॉन एफ 0.6, और यहाँ पास एडी करंट लॉस क्या है आपका, कांस्टेंट। ये टेबल ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है बेटा, इसमें पूरी दुनियादारी आपको क्लियर है। हाँ, अगर ये आपको याद हो गया तो याद रखिएगा ट्रांसफार्मर में आपको ऐसे समस्याओं से कभी नहीं जूझना पड़ेगा। और सेम चीज जब आप 3 फेज इंडक्शन मोटर के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें भी V अपॉन एफ ऐसे समथिंग चीजें हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। हाँ एक और चीज, ये लेक्चर जो है एक बार में थोड़ा कंफ्यूजन लाएगा, इसको एक दो बार और पढ़िएगा, लिख लिख के पढ़िएगा, है लिख लिख के, है ना, तो आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोग का, उम्मीद है आप लोग पढ़ते रहेंगे।